गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अर्थव्यवस्था में इसके विकास का इतिहास इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है, जिसमें से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इम्पोर्टेंस, उसको आज समझने का प्रयास करेंगे। इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था में इसके विकास का इतिहास, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज समझने का प्रयास करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है। सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है, तो इसका आंसर होगा हॉलमार्क। हॉलमार्क चिन्ह होता है जिस चिन्ह से हम लोग सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान की जांच कर लेते हैं कि वो सोना कितना शुद्ध है और कितना अशुद्ध है। इस अगला क्वेश्चन है बीमारू राज्य कौन कौन से हैं। बीमारू राज्य कौन कौन से हैं, तो इसको लिखते हैं अंग्रेजी में BIMARU। BI से बिहार हो जाएगा, BI से बिहार, MA से हो जाएगा मध्य प्रदेश, बिहार हो जाएगा, BI से बिहार हो जाएगा, MA से मध्य प्रदेश हो जाएगा, और M से मध्य प्रदेश, और A से हो जाएगा असम, और R से राजस्थान, और U से उड़ीसा। यही बीमारू राज्य है। बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, उड़ीसा। BIMARU। BI से बिहार, M से मध्य प्रदेश, A से असम, R से राजस्थान, U से उड़ीसा। इन्हीं राज्यों को हम लोग बीमारू राज्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। आज योजना आयोग जो है नीति आयोग के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन जब योजना आयोग का गठन हुआ वह सन कौन सा था, तो वह सन था 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो आप आंसर लिखेंगे भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ, जो आजकल नीति आयोग के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद क्वेश्चन है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, मतलब भारत में जो वित्तीय वर्ष है वह कब से कब तक रहता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष कहा जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 31 मार्च तक इतना को हम लोग वित्तीय वर्ष कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय संसाधन क्या है। ऐसे संस्थागत जो वित्त प्रदान करते हैं लेकिन गैर हो, सरकारी नहीं हो, प्राइवेट सेक्टर से हो, प्राइवेट सेक्टर से आपको वित्त प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय संसाधन कौन है, तो इसका आंसर होगा महाजन। जो महाजन होते हैं या जो होते हैं गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय संसाधन है। अगला क्वेश्चन है सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना। सहकारिता, इसको हिंदी बोलते हैं कोऑपरेटिव, जो आपको कोऑपरेट करता है। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना, तो इसका आंसर होगा 1919। 1919 भारतीय इतिहास में काफी प्रसिद्ध है। इस दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, रॉलेट एक्ट कानून अंग्रेजों ने बनाया था। इस तरह से 1919 जो है भारतीय इतिहास में एक इम्पोर्टेंस ईस्वी है, और इसी 1919 ईस्वी को सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय भी बना। अगला क्वेश्चन है व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण। जितने भी कमर्शियल बैंक है उसका नेशनलाइजेशन कब किया गया, तो जितने भी कमर्शियल बैंक है उसका नेशनलाइजेशन जो है श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया। और कब किया, 1969 में। 1969 में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा व्यावसायिक बैंकों का नेशनलाइजेशन अर्थात राष्ट्रीयकरण हुआ। 1969 क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंस है, बार बार एग्जाम्स में पूछता है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया, तो आप आंसर लिखेंगे कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण
श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया। कब किया? 1969 में। कितने बैंकों को किया? तो 14 बड़े बैंकों 14 बड़े बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया था इंदिरा गांधी जी ने 1969 में। आंसर क्या हो जाएगा? 1969 ईस्वी में श्रीमती इंदिरा गांधी ने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। अगला है इंदिरा गांधी के बारे में कि ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम पुरुष प्रधानमंत्री थे उनकी एकमात्र इकलौती पुत्री थी। आगे है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का पहला क्षेत्र जिसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा को बोलते हैं द्वितीय क्षेत्र और तीसरा को बोलते हैं तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र जो है कृषि को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं और उद्योग को हम लोग द्वितीय क्षेत्र कहते हैं और सेवा को हम लोग तीसरा क्षेत्र बोलते हैं। अर्थात प्राइमरी सेक्टर क्या हो गया? एग्रीकल्चर जो है प्राइमरी सेक्टर है। सेकेंडरी सेक्टर कौन है? इंडस्ट्रियल जो है, इंडस्ट्री जो है ये सेकेंडरी औद्योगिक जो क्षेत्र है। और तीसरा है जो सर्विस सेक्टर है, सेवा जो क्षेत्र है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है। आर्थिक विकास के 3 क्षेत्र हो गया, पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, तीसरा तृतीयक। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, कृषि को प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं जिसमें कृषि हो गया, पशुपालन हो गया। और द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग धंधे आते हैं, व्यापार आता है और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है। तो क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास का पहला क्षेत्र, जैसे आपसे पूछ दे एग्जाम में कि आर्थिक विकास का पहला क्षेत्र क्या है, तो आप लिखेंगे कि आर्थिक विकास का पहला क्षेत्र कृषि है। पूछ दे कि आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र क्या है, तो आप लिखेंगे कि आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र उद्योग है। और पूछ दे आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, तो आप लिखेंगे आंसर कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है जो भारतीय अर्थव्यवस्था में 46% योगदान देता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में 46% जो है सेवा क्षेत्र का योगदान है। आगे है और भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो है कृषि है। कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बैकबोन है। आगे क्वेश्चन है शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है? जो शेयर बाजार को नियामक संस्था, जो शेयर बाजार का सबसे जो उत्कृष्ट संस्था है, सबसे जो पैरामाउंट जिसको बोलते हैं, सबसे अंतिम स्थिति पर शेयर बाजार को जो सब कुछ लेखा जोखा करती है, उस संस्था का नाम क्या है? तो शेयर बाजार की जो नियामक संस्था है, शेयर बाजार की नियामक संस्था का नाम है सेबी। क्या नाम है? तो क्वेश्चन इसके पहले वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। इसके बाद है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है, आंसर होगा सेबी। और सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यदि आपसे पूछ दे कि सेबी का फुल फॉर्म क्या है, तो आप लिखेंगे सिक्योरिटीज एक्सचेंज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका हिंदी होगा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का फुल फॉर्म है, जिसका हिंदी होगा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। और इसका संस्थापना जो है, इसकी जो एस्टैब्लिशन किया गया वह 12 अप्रैल 1992 ईस्वी को किया गया। 12 अप्रैल 1992 ईस्वी को सेबी की स्थापना की गई और सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका हिंदी होगा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। और शेयर बाजार की सबसे बड़ी नियामक संस्था का नाम है, उसका नाम है सेबी, जिसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 ईस्वी को की गई, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 है। किसी किसी बुक में 4 भी दिया है,
और किसी किसी बुक में 5 दिया है, तो 4 और 5 वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? तो आप आंसर लिखिएगा ऑप्शन देकर। यदि 4 ऑप्शन में और 5 है तो उस ऑप्शन में आप 5 लिखिए। जिस ऑप्शन में 5 नहीं दिया हो, केवल 4 दिया हो, तो उस ऑप्शन में 4 लिखिए। दोनों आंसर सही है। वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? आप आंसर लिखिएगा 4 या 5। वैश्वीकरण जिसको अंग्रेजी बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तीन तरह का संगठन काम करता है, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण के 5 अंग हैं जनरली, ऐसे किसी बुक में 4 भी दिया है, आप 4 और 5 आंसर लिखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शेयर बाजार की जो नियामक संस्था है वो कौन है? तो आप आंसर लिखिएगा कि शेयर बाजार की जो नियामक संस्था है उस संस्था का नाम है सेबी और जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका हिंदी होगा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 ईस्वी को किया गया। इसके बाद था कि आर्थिक विकास के कौन कौन क्षेत्र होते हैं? तो आर्थिक विकास के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र बोलते हैं, द्वितीयक क्षेत्र को हम लोग उद्योग क्षेत्र बोलते हैं और तृतीयक क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र बोलते हैं। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें था कि भारत में वित्तीय वर्ष कब से स्टार्ट होता है? तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। और भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को भारत में योजना आयोग का गठन हुआ, जो आजकल नीति आयोग के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद है कि बीमारू राज्य कौन कौन है? तो इसके सबसे पहले इसको बीमारू को अंग्रेजी में लिख लेंगे BIMARU। BI से बिहार, M से मध्य प्रदेश, A से असम, R से राजस्थान और U से उड़ीसा। ये बीमारू राज्य का मतलब हो गया कि जो राज्य आर्थिक व्यवस्था से, अर्थ के मामले में पिछड़ा हो, अर्थ की व्यवस्था में जो पिछड़ा राज्य है उसको इकोनॉमिक्स में बीमारू राज्य की संज्ञा दी गई। तो कौन कौन से जो अर्थव्यवस्था में पिछड़ा राज्य है? तो उसमें हम लोग का अपना राज्य बिहार आता है। BI से बिहार हो गया, M से मध्य प्रदेश हो गया, A से असम हो गया, R से राजस्थान हो गया और U से उड़ीसा हो गया। बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान और उड़ीसा जो है ये बीमारू राज्य है, अर्थात आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा राज्य है। इसके बाद सोने के आभूषण की जो शुद्धता की पहचान की जाती है वो हॉलमार्क से पहचान की जाती है। इस तरह से आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड भी करें।